हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। 19 और 20 अक्टूबर के स्टैटिक जीएस कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस आता है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। अब देखिए, साइंस को एक्सक्लूड करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हम रोज या फिर हर ऑल्टरनेट डेज पर आपको प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, बुक से आप डेटा तो याद कर सकते हैं, बट ये वीडियो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी में मदद करेगी। आज इस इनिशिएटिव का पहला दिन है और हर सब्जेक्ट में हमारे वीकली टारगेट्स होंगे। इसमें से इस हफ्ते हम हिस्ट्री में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन जानेंगे और वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को कवर करेंगे। सिमिलरली कल्चर में भी ये इंट्रोडक्टरी वीक होगा। ज्योग्राफी में हम इस हफ्ते एस्ट्रोनॉमी को कवर करेंगे। पॉलिटी में आज हमारा टॉपिक होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और इकोनॉमिक्स में हम जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। एंड लास्टली इन एनवायरनमेंट इस वीक हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स को जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, हिस्ट्री को जब हम शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसमें अभी तक हम 3 चीजों को पढ़ते थे। एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरा लिटरेरी सोर्सेज और तीसरा न्यूमिनिस्टिक सोर्सेज यानी कि सील्स, कॉइन्स एटसेट्रा। अब देखिए, आर्कियोलॉजी और लिटरेचर हमारे कल्चर में कवर हो जाएगा, बट वेरियस साइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से आज के समय में हम 3 और नए सोर्सेस को देखते हैं। एक तो है जेनेटिक्स यानी कि जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, दूसरा है लिंग्विस्टिक यानी कि किस एरिया में लैंग्वेज का डेवलपमेंट और स्प्रेड किस प्रकार से हुआ, उससे भी हमको एंथ्रोपोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है। और लास्टली फॉसिल रिकॉर्ड्स, इसी में से आज हम फॉसिल्स को कवर कर रहे हैं। अब देखिए, प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिजम्स के जो भी रिमेन्स हमको आज के समय में एज एन एविडेंस प्राप्त होते हैं उसी को हम फॉसिल्स कहते हैं। अब देखिए, फॉसिल्स कई प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें बॉडी फॉसिल्स, जहां पर पूरे के पूरे रिमेन्स पाए जाते हैं। अब जनरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो सब डिकम्पोज हो जाते हैं, बट जो बोन स्केलेटन है वो रह जाता है। इसके सबसे अच्छे 2 एग्जाम्पल्स हैं बोन्स और टीथ। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बॉडी फॉसिल्स किसको कहते हैं। नेक्स्ट बात करें ट्रेस फॉसिल्स की, तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं। एनिमल्स के द्वारा जो भी फुटप्रिंट्स सॉफ्ट सेडिमेंट पे बनाए गए होते हैं उनको इसमें हम कवर करते हैं। इसके अलावा जमीन के अंदर जो भी बरोज एनिमल्स के द्वारा बनाए जाते हैं वो भी इसी में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनिमल के फुटप्रिंट्स पत्थर पे रिकॉर्ड हो गए हैं। इसके बाद आता है पेट्रिफाइड फॉसिल्स। इसमें जो ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स हैं वो पत्थर में बदल जाते हैं। अब बाकी तो ऑर्गेनिज्म के साथ जो भी पानी होता है वो ओवर द ईयर्स सूख जाता है, लेकिन कैविटीज और पोर्स इन द शेप ऑफ द एनिमल्स वो रह जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अच्छा, ऐसे फॉसिल्स को उनके बेस मटेरियल या फिर स्टोन से डिटैच करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद आता है कार्बन फॉसिल्स। अब देखिए, किसी भी लाइफ फॉर्म में कार्बन मौजूद होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनिज्म तो डिकम्पोज हो जाते हैं, बट उनकी एक छवि या फिर फिल्म रह जाती है विच इज मेड फ्रॉम कार्बन। और ऐसी इमेजेस में आप ऑर्गेनिज्म के डेलिकेट पार्ट्स को भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीव्स। इस फिगर में आप 2 फिशेस के कार्बन फॉसिल्स को देख सकते हैं। बात करें कल्चर की, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि कल्चर एक्चुअली में होता क्या है। अब देखिए, कल्चर को एज अ सिंगल वर्ड डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने होंगे। एक सिंगल लाइन में कल्चर का अर्थ है अ वे ऑफ लाइफ। अब देखिए, सबसे पहली बात तो कल्चर कोई बायोलॉजिकल चीज नहीं है कि इसको आपने जेनेटिकली इनहेरिट कर लिया, बल्कि आप अपने जीवन काल के दौरान इसको लर्न करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज आर अनकॉन्शियस और ये आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और इंस्टीट्यूशंस से एक्वायर करते हैं। इन दी मॉडर्न टाइम्स मीडिया का भी एक बड़ा रोल होता है और जो कल्चर को एक्वायर करने की प्रोसेस होती है उसको हम इनकल्चरेशन कहते हैं। कल्चर का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। अब ये जेनेटिकली तो पास ऑन नहीं होता, बट जनरेशन से जनरेशन में जाता है, जहां पर बाय वे ऑफ वर्ड्स एंड ट्रेडिशंस आप इसको पास ऑन करते हैं। क्योंकि देखिए, हर एक जनरेशन के सामने एक नई सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं और उसी के हिसाब से लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आज के समय में हम काफी सारे फेस्टिवल्स में नीराजली व्रत रखते हैं, इंक्लूडिंग करवा चौथ, और ऐसा ही कुछ रमजान के महीने में भी होता है। लेकिन मान लीजिए कल को क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी कंट्री में टेम्परेचर 60 डिग्री के आसपास आ जाता है, तो हमारा बॉडी का वाटर लेवल काफी कम हो जाएगा। ऐसे में जो नीराजली फास्ट होते हैं उनको पूरे दिन भर के लिए रखना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, एंड एज अ रिजल्ट हम लोग इस कस्टम को या फिर प्रैक्टिस को ड्रॉप कर देंगे। अब ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे कल्चर इवॉल्व होता है ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशंस। अब देखिए, वैसे तो हर एक व्यक्ति का अपना खुद का एक बिलीफ सिस्टम होता है, लेकिन अगर आपके बिलीफ सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज बाकी इंडिविजुअल्स भी फॉलो करते हैं तो वो एक कल्चर बन जाता है, और इसीलिए कल्चर को शेयर्ड माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंपनी का अपना खुद का एक वर्क कल्चर होता है। अब आपका मानना यह है कि हमें अपने वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स नहीं करनी है, और अगर आपके ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज भी इस बात में विश्वास रखते हैं तो वो आपके कंपनी के वर्क कल्चर का हिस्सा बन जाता है। इसके अलावा कल्चर काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि इसमें जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर जनरेशन के सामने एक नई सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं और हर जनरेशन उसको सॉल्व करने के लिए अलग तरीके अपनाती है। ऐसे में कल्चर डायनामिक हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि समय के साथ ये बदलता रहता है, और कोई भी कल्चर जो समय के साथ नहीं बदलता वो एक समय पे आके एंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत का कास्ट सिस्टम, जो कि आज के समय में इररेलेवेंट हो गया है। अब देखिए, ज्योग्राफी में हम पहले एस्ट्रोनॉमी का कवर करेंगे, उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिर इंडियन ज्योग्राफी। इसी श्रृंखला में हमारा पहला टॉपिक है सोलर सिस्टम। अगर सिंपल टर्म्स में हम सोलर सिस्टम को डिफाइन करें तो सन की ग्रेविटी की वजह से सेलेस्टियल बॉडीज का जो सिस्टम सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है उसी को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है, 8 प्लैनेट्स हैं और उनकी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। साथ ही साथ वेरियस अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, फॉर एग्जाम्पल एस्टेरॉइड, कॉमेट्स एटसेट्रा। हमारी तरह जितने भी प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं उनमें प्लैनेट्स एक होस्ट स्टार के आसपास ऑर्बिट करते हैं। अब देखिए, ये इंफॉर्मेशन नासा की वेबसाइट पे दी गई थी कि हम अपने प्लैनेटरी सिस्टम को सोलर सिस्टम क्यों कहते हैं। तो देखिए, हमारे सन का नाम सॉल है, जो कि लैटिन वर्ड सॉलिस से लिया गया है, मीनिंग सन, और इसीलिए सूरज से रिलेटेड जो भी चीज होती हैं उनको हम सोलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोलर एक्लिप्स, सोलर बीम, सोलर सिस्टम। अब देखिए, बिग बैंग के समय पर एक बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म का मैटर था, जिसके ब्लास्ट होने के बाद यूनिवर्स के वेरियस एलिमेंट्स फॉर्म हुए और इन्हीं सारे कंपोनेंट्स ने आपस में एक मॉलिक्यूलर क्लाउड बना लिया। अब हम जिस मॉलिक्यूलर क्लाउड से निकले उसका ज्यादातर मास सन में चला गया और बचा हुआ मास जुपिटर में। अब देखिए, सन को ही हम हीलियोस भी कहते हैं, और मॉडर्न टाइम्स में निकोलस कोपरनिकस वाज द फर्स्ट टू डेवलप हेलियोसेंट्रिक सिस्टम, जो कि मैथमेटिक्स पे बेस्ड था। अब देखिए, हमारा सोलर सिस्टम अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और ये मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। अब मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में भी एक सेंटर है जिसके चारों ओर सारे सोलर सिस्टम्स इंक्लूडिंग द सन घूम रहे हैं, और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे की ओरियन सिग्नस आर्म में लोकेटेड है। हमारे सबसे पास जो सूरज है उसका नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि ऑलमोस्ट 4.25 लाइट ईयर्स अवे है। अब देखिए, मेजर प्लैनेट्स के बारे में आपको पता होगा, लेकिन ड्वार्फ प्लैनेट्स में हम प्लूटो और ईरिस को मानते हैं। अब पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अलावा इंट्रोडक्टरी टॉपिक यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। तो देखिए, संविधान के द्वारा जो भी लिमिटेशंस लगाई गई हैं ऑन दी पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो संविधान का जो ध्येय है या फिर इंटेंशन है, इंक्लूडिंग इट्स आइडियाज, एटीट्यूड्स, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एटसेट्रा, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं, और ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी का भी सोर्स होता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, यानी कि यदि कोई भी लॉ संविधान के प्रोविजंस के खिलाफ है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। इसी वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल लॉ मानते हैं। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक सेट ऑफ रूल्स और नॉर्म्स दिए गए हैं अबाउट दी पावर एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट।
पहली बार रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डिफाइन किया था और ये कहा था कि गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है और यही जो प्रिंसिपल है इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। यहीं पे बात आ जाती है रूल ऑफ लॉ की, यानी कि विधि का शासन। मतलब कि किसी गवर्नमेंट का या फिर किसी एक इंडिविजुअल का शासन हमारे देश पे नहीं है, बल्कि विधि का शासन है और इसी विधि के शासन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं। इसके अलावा IR कोहेलो के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसा लीगल प्रिंसिपल है जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि गवर्नमेंट अपनी पावर्स को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अंतर्गत एक्सरसाइज करे। अब देखिए, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये जो टर्म है माइक्रो, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब था स्मॉल। अब देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं जब वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर इनकम। ऐसे ही इंडिविजुअल कंपनीज या फर्म्स को भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करने के लिए होता है। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कलेक्टिव बिहेवियर को स्टडी करते हैं ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स। अब यहाँ पर एजेंट्स का अर्थ है पीपल, फर्म्स, कंपनीज, गवर्नमेंट्स एटसेट्रा। और जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एग्रीगेट रिजल्ट्स की बात करते हैं, मतलब टोटल रिजल्ट्स। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल एजेंट्स का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो किन फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट हो रहा है। अब देखिए, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंस है वो सबसे पहले नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिश के द्वारा 1933 में प्रोपाउंड किया गया था। अच्छा, इनको 1969 में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भी मिला था। अब इकोनॉमिक्स में इसके पहले सबसे बड़ा नाम कीन्स का था, जिनके कॉन्सेप्ट्स को 1930s और 40s में पूरी दुनिया ने अपनी अपनी इकोनॉमी में फॉलो किया था। अच्छा, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस है वो कीनिशियन मॉडल में मॉनेटरी थ्योरी और प्राइस थ्योरी के हिसाब से डिवाइडेड था। अब वैसे तो एनवायरनमेंट में हम सबसे पहले इस वर्ड की डेफिनेशन को देखते हैं। हाउएवर, इस पे जाने से पहले हमको समझ लेना चाहिए कि बायोस्फीयर क्या होता है। सिंपल टर्म्स में समझें तो बायोस्फीयर का मतलब होता है कि धरती के वो सारे पार्ट्स जहां पर जीवन मौजूद हो। बायोस्फीयर को ही हम इकोस्फीयर नाम से भी जानते हैं। अब आपने देखा होगा कि स्फीयर शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और साइंटिस्ट जब भी धरती की बात करते हैं तो स्फीयर्स के टर्म्स में ही करते हैं। और अर्थ पे जो सॉलिड लेयर है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अब अगर आपको प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स याद होंगे तो जो सब हम टर्म्स यूज करते हैं, नियोलिथिक, पेलियोलिथिक, उसमें लिथिक वर्ड भी लिथोस से ही आया है, जिसका मतलब है पत्थर। दूसरी तरफ जो भी अर्थ का सरफेस वाटर से कवर्ड है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब ये जो बायोस्फीयर शब्द है ये 1875 में एडवर्ड स्वेस के द्वारा कॉइन किया गया था। यहाँ पर एक और चीज जान लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस ने 1970 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम नाम का एक प्रोजेक्ट चलाया था फॉर द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी के बाद दुनिया भर में बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए जो कि नेचर और लोगों के बीच में एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस 19 और 20 अक्टूबर के स्टैटिक जीएस कॉन्सेप्ट्स का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।